Hello students, welcome to the English class of 10th standard। हमने कुछ ही दिन पहले 5th यूनिट कंप्लीट किया था जिसका टाइटल था प्लेइंग विथ फायर। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था। इसको पढ़कर आपको बड़ा मज़ा भी आया होगा, फटाकों के बारे में जानने को मिला, नॉलेज बढ़ा हमारा कि किस तरह बनाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, ये सब हमको जानकारी मिली। तो आज हम उसकी वर्कबुक एक्सरसाइज करते हैं और सेम वही है जिस तरह हम करते आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट वाला है और फर्स्ट का एक ही क्वेश्चन है, द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इज एज इंटरेस्टिंग एज। जब ऐसा दिया हो, कभी व्हाट व्हेन आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और लास्ट में डैश डैश दे दिया, तो हमको समझना चाहिए कि ये लाइन हमको पैराग्राफ में से देखकर कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन हमको ढूंढनी पड़ेगी और जब हमने ढूंढा तो इस पैराग्राफ के लास्ट में ये लाइन आई है, द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इज एज इंटरेस्टिंग एज द साउंड एंड द लाइट दे एमिट। इसका मतलब है कि फायरवर्क्स माना फटाकों की जितनी आवाज़ और जो उनका जो फटाके जो आवाज़ करते हैं और जो प्रकाश फैलाते हैं वो देखकर जितना मज़ा आता है उतना ही उसका फिज़िक्स और केमिस्ट्री माना उसको बनाने में और उसके अंदर जो रसायन यूज़ होते हैं उनके बारे में जानने में भी उतना ही मज़ा आता है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स क्या होता है? तो इसका आंसर है पायरोटेक्निक्स इज द साइंस ऑफ फायरवर्क्स। इसका क्वेश्चन है कि पायरोटेक्निक जो है वो पूरा फटाकों का विज्ञान है। फटाकों का विज्ञान माना फटाकों के बारे में पूरी जानकारी हमें देता है, उस सब को ही पायरोटेक्निक्स कहते हैं। ये आप सारा पढ़ चुके हो लेसन में। पायर मीन्स फायर, टेक्निक मीन्स आर्ट, दोनों को मिला के जो शब्द बनता है वो है पायरोटेक्निक्स और उसमें फटाकों का विज्ञान है जिसके बारे में हमको सारी जानकारी मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज पायरोटेक्निक्स इंक्लूड। पायरोटेक्निक्स में क्या क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर हमने ढूंढा है पायरोटेक्निक सेकेंड लाइन में ही है पैराग्राफ के। पायरोटेक्निक्स इंक्लूड नॉट ओनली फायरवर्क्स बट ऑल्सो अ होल रेंज ऑफ डिवाइसेस दैट यूज सिमिलर मटेरियल एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम सेफ्टी मैचेस टू सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर्स ऑफ द स्पेस शटल। पायरोटेक्निक्स में केवल फटाके ही शामिल नहीं होते बल्कि वो सभी साधन, पूरा होल रेंज माना छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक की सारी उसमें शामिल की जाती है, जिसमें कि सिमिलर माना सेम मटेरियल यूज होता है और वो सब उसी सेम ही सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, सिद्धांतों के आधार पर ही बने होते हैं। वो कहाँ से लेके, फ्रॉम सेफ्टी मैचेस माना छोटी से छोटी एक माचिस की तीली से लेकर और एक ईंधन माना रॉकेट को बूस्ट करने वाला, सॉलिड फ्यूल डाला जाता है रॉकेट में और उनको भी बूस्ट करने वाला माना उनको भी स्पेस में भेजे जाने वाला जो शटल होता है, स्पेस शटल, उसको बूस्ट करने के लिए भी जो फ्यूल डाला जाता है वो भी यही होता है। तो पायरोटेक्निक्स में एक चीज़ शामिल नहीं होती, माचिस की तीली से लेके इतने बड़े स्पेस शटल तक में यूज़ होने वाली चीज़ें जो उसी सिद्धांतों पर बनी हुई है और उन्हीं मटेरियल से बनी हुई है वो सब शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज द हाउस होल्ड मैच अ स्पेशल पायरोटेक्निक डिवाइस। घर में यूज़ होने वाली माचिस जो है वो एक स्पेशल क्यों माना जाता है, उसको पायरोटेक्निक डिवाइस स्पेशल क्यों माना जाता है? उसको स्पेशल इसलिए माना जाता है बिकॉज, अभी वो सेम लाइन ही है प्रश्न वाली, हम वाई जहाँ आता है वहाँ हमेशा आंसर किससे शुरू करेंगे, बिकॉज से। बिकॉज माना क्योंकि। ऑल द पायरोटेक्निक इफेक्ट्स, सारे पायरोटेक्निक के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, कौन कौन से होते हैं पायरोटेक्निक के इफेक्ट? अब वो 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, हीट, स्मोक, लाइट, गैस एंड साउंड आर प्रेजेंट इन इट। हीट माना उसमें गर्मी होती है, उसमें धुआं होता है, प्रकाश, गैस और आवाज़, ये पांचों चीज़ें जिसमें उपस्थित होती हैं
उसको पायरोटेक्निक कहते हैं। तो माचिस की तीली छोटी से छोटी, उसमें भी ये पांचों चीज़ें होती हैं। आप कभी भी जलाकर देखना, प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट थर्ड जो है आपका एक्सट्रैक्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन फायरवर्क्स। अर्थात फायरवर्क्स में बेसिक माना आधारभूत, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या यूज़ की जाती है। ये आप पूरे लेसन में पढ़ चुके हो बार बार, ब्लैक पाउडर या गन पाउडर, उसको गन पाउडर भी कहते हैं। तो द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन फायरवर्क्स इज ब्लैक पाउडर और गन पाउडर, और माना अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्रांति हैज़ रेफरेंसेस टू। शुक्रांति जो ग्रंथ है उसमें रेफरेंस दिया हुआ है किसका? शुक्रांति हैज़ रेफरेंसेस टू वेपन्स सिमिलर टू गन्स एंड प्रोजेक्टाइल वेपन्स, है ना। शुक्रांति में भी, ग्रंथ में भी, जो इतना 2000 साल पुराना ग्रंथ है उसमें भी हथियारों का, बंदूकों का और जो प्रोजेक्टाइल वेपन्स है, जो और दूसरे हथियार होते हैं, उनका भी रेफरेंस दिया गया, मतलब उनका भी उसमें वर्णन किया गया है। फोर्थ एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, आपको मैं ये 3 ही एक्सट्रैक्ट करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पूरा 9th से ये आप करते आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ की प्रैक्टिस है। तो जहाँ तक आप, ये आपको मैंने 3 इसलिए करवाया कि आपको पता चले कि किस तरह से आंसर्स ढूंढे जाते हैं। तो बाकी के जो हैं एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस वो आप खुद ट्राई करेंगे, और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ट्रू फॉल्स वाले जो हैं 9 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है द साइंस ऑफ फायरवर्क्स इज कॉल्ड पायरोटेक्निक्स। अर्थात जो फटाकों का विज्ञान है उसको हम पायरोटेक्निक्स कहते हैं, ये हमने लेसन में पढ़ाई है। तो ट्रू। द हाउस होल्ड मैच इज़ अ स्पेशल पायरोटेक्निक डिवाइस, अभी हमने जस्ट किया था लास्ट क्वेश्चन में ही, तो ये भी ट्रू, स्पेशल है वो। थर्ड है ब्लैक बॉक्स इज़ द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन फायरवर्क्स। ब्लैक बॉक्स नहीं, ब्लैक पाउडर, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। फोर्थ है इंडियंस आर द पायोनियर्स ऑफ पायरोटेक्निक्स। इंडियंस जो हैं वो लीडर हैं पायरोटेक्निक्स के, ये गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ आएगा इंडियंस की जगह। फिफ्थ है रोजर बेकन एन इंग्लिश मॉन्क रिवील्ड द फार्मूला और फॉर ब्लैक पाउडर। रोजर बेकन नाम के जो अंग्रेज थे साधु, उन्होंने ही ब्लैक पाउडर का फार्मूला रिवील किया था, माना उसको ओपन किया था, मतलब उन्होंने ही बताया था, तो ये ट्रू है। द बेसिक फार्मूला फॉर ब्लैक पाउडर कीप्स ऑन चेंजिंग। ब्लैक पाउडर का जो फार्मूला है वो बार बार चेंज होता रहता है, ये गलत है। वो इतने सालों से वही चलता आ रहा है फार्मूला, जिस फार्मूला पे उन्होंने बनाया था वही चलता आ रहा है, तो ये फॉल्स है। Incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begins to glow. True. इसमें गर्मी से उत्पन्न होने वाली जो लाइट होती है उसको बोलते हैं इनकैंडिसेंट लाइट। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है और तो उसमें से ऐसी लाइट उत्पन्न होती है जो चमकने लगती है। नेक्स्ट है इन इंडिया फायरवर्क्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान। भारत में मंगाए जाते थे फटाके पहले जापान से, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। पहले हम कहाँ से मंगाते थे? चाइना से। नेक्स्ट है फायरवर्क्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन शिवकाशी। फायरवर्क्स अभी भारत में बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? शिवकाशी। और शिवकाशी कहाँ आया हुआ है? तमिलनाडु में, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट वाले वर्ड्स में से हमको फिर से जैसा लास्ट लेसन में आपने किया था वैसे ही ब्रैकेट में सेफ्टी, सुरक्षा, ऑब्जर्व माना ध्यान देना, मतलब ध्यान में रखना, देखना, 2-3 अर्थ निकलते हैं इंग्लिश में एक एक वर्ड के। मेजर्स, उपाय, कंट्रोल, नियंत्रण। The police has taken all the measures for the safety of the people during the procession. पुलिस ने जुलूस में, प्रोसेशन मतलब रथ यात्रा वगैरह जैसे निकलती हैं, ऐसे
या कोई मान लो आंदोलन करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसको प्रोसेशन ही कहेंगे हम। तो उसमें पुलिस ने बहुत सारे उपाय किए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। दे विल ऑल्सो कंट्रोल द ट्रैफिक, और वो पुलिस जो है ट्रैफिक को भी क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। पीपल हैव बीन आस्क्ड टू ऑब्जर्व ऑल द ट्रैफिक रूल्स, लोगों को कहा गया है कि वो सभी ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखें और उसका पालन करें। नेक्स्ट है टेम्परेचर, प्रोपोर्शन, इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस। टेम्परेचर तापमान, प्रोपोर्शन अनुपात, इंग्रेडिएंट्स माना सामग्री, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। कोई भी हम आप वो फंक्शंस भी करते हैं तो उसमें नहीं आता इंडिकेटिंग प्रोसेस, प्रक्रिया समझाते हुए वाक्य को पूरा करो। और इंग्रेडिएंट्स तो आप कोई भी यूट्यूब पे रेसिपी देखते हो तो उसमें आता है इंग्रेडिएंट्स माना कौन कौन सी ये चीज़ अगर हम बनाएंगे, कोई भी चीज़ आप देखते हो बनाने की तो उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। मीना वॉज टेलिंग मी द प्रोसेस ऑफ बेकिंग अ केक, मीना मुझे केक बनाने की प्रोसेस, प्रक्रिया बता रही थी। शी शोड मी हाउ ऑल द इंग्रेडिएंट्स हैव टू बी मिक्सड इन द राइट proportion and then put in the oven and baked at the right temperature। उसने मुझे ये दिखाया कि कैसे सारे इंग्रेडिएंट्स बना सामग्री को मिक्स किया जाता है इन द राइट प्रोपोर्शन, सही अनुपात में। सही अनुपात का मतलब केक बनाना है तो हमको इतना मैदा लिया है तो इतनी ही शक्कर लेनी पड़ेगी, इतना ही ये डालना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, अनुपात। सही अनुपात में डालेंगे तो ही केक बनेगा वरना ख़राब हो जाएगा। एंड देन पुट इन द ओवन, और उसके बाद उसको मिक्स करके सही अनुपात में और फिर उसको ओवन में डाला जाता है और बेक किया जाता है एट द राइट टेम्परेचर, सही तापमान पर। अगर तापमान भी कम ज़्यादा हुआ तो केक खराब हो सकता है। तो जब तक हमको सेंटेंस शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आएंगे तब तक हम ये फिल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा हमको अपनी वोकेबलरी को भी अच्छा बनाना है। और वो वोकेबलरी कब हमारी अच्छी होती है, जब हम रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। रीडिंग करते रहेंगे तो नए नए शब्द पढ़ने को मिलेंगे, उनका अर्थ देखेंगे और फिर वो हमारे माइंड में एक प्रिंट हो जाते हैं। एक तरह से ये समझ लो, कोई इतने सारे वर्ड्स हमको याद नहीं करने होते, हम अपने आप पढ़ते 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 सीखते जाते हैं। थर्ड है एक्साइटमेंट, डिकेड्स, डेवलपिंग, रिसर्च। एक्साइटमेंट उत्तेजना, डिकेड्स माना दशक, 10 वर्षों का समय होता है एक दशक, उसको बोलते हैं अ डिकेड। और ऐसे ही 10 वर्ष, फिर दूसरे 10 वर्ष, फिर तीसरे 10 वर्ष, तो कितने हो गए, 30 वर्ष, तो 3 डिकेड्स बोलेंगे उसको। डेवलपिंग विकसित होने वाला, रिसर्च माना शोध। आवर साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन डेवलपिंग सरफेस टू सरफेस मिसाइल। हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो सफल हो गए हैं सरफेस, सतह पर मिसाइल चलाने के लिए, सतह पर मिसाइल चलाने का विकास करने में वो सफल हो गए हैं। देयर इज़ एक्साइटमेंट ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक उत्तेजना का, उत्साह का वातावरण है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क एंड रिसर्च, ये परिणाम निकला है कई दशकों की मेहनत, हार्ड वर्क माना कठिन परिश्रम का परिणाम है। कठिन परिश्रम और समय भी, उन्होंने इतना समय भी दिया, इतने दशक भी लगाए और शोध भी की, इन सब का ये परिणाम निकला है। फोर्थ है डिटेल्स, ऑल्ट्रेशन, परफेक्ट एटलीस्ट। डिटेल्स विस्तार, विस्तार से, ऑल्ट्रेशन माना बदलाव करना, और बदलाव करना भी हो सकता है और मतलब उसको ठीक ठाक करना भी हो सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। परफेक्ट माना सही तरीके से, एटलीस्ट माना कम से कम। हैव यू गिवन योर शर्ट फॉर ऑल्ट्रेशन, क्या तुमने अपनी शर्ट ऑल्ट्रेशन के लिए दे दी, क्वेश्चन मार्क है। ऑल्ट्रेशन के लिए दे दी माना हो सकता है हम बाज़ार से ख़रीद के लाए, उसकी फिटिंग कम ज़्यादा हो तो उसको हमें क्या कराना पड़ता है, ऑल्ट्रेशन। तो पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपनी शर्ट ऑल्ट्रेशन के लिए दे दी। प्लीज़ गो टू द टेलर एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट, आप टेलर के पास जाओ और अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको पूरी विस्तार से जानकारी दो। माना कहाँ से आपको टाइट चाहिए, कहाँ से लूज चाहिए, ये सब
आप उसको विस्तार से जानकारी दो। ही नीड्स एटलीस्ट 1 day टू ऑल्टर द शर्ट, कम से कम उसको शर्ट को ऑल्टर करने में 1 दिन तो लगेगा ही। बट ही विल डू अ परफेक्ट जॉब, लेकिन वो टाइम लेगा, लेकिन आपको वो काम बहुत ढंग से और अच्छा करके देगा। नेक्स्ट है ड्रामेटिकली प्रोड्यूस मॉडर्न फैसिलिटीज़। ड्रामेटिकली का मतलब बहुत ज़्यादा, और प्रोड्यूस उत्पन्न होना, मॉडर्न आधुनिक, फैसिलिटीज़ माना सुविधाएं। द फार्मर्स इन इंडिया यूज मॉडर्न इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। ये जो रिक्त स्थान हमने भरे हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। आप भी अपनी नोटबुक में जब आप लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे। तो द फार्मर्स इन इंडिया यूज मॉडर्न इक्विपमेंट्स। भारत में अब जो किसान हैं वो मॉडर्न माना आधुनिक औजारों का उपयोग कर रहे हैं और आधुनिक तकनीकी का उपयोग भी कर रहे हैं, तकनीक का उपयोग भी कर रहे हैं। क्रॉप्स माना फसलें उत्पन्न करने में, फसलें उगाने में अब आजकल के जो किसान हैं वो आधुनिक चीज़ों का, आधुनिक यंत्रों का और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स हैज़ इम्प्रूव्ड। क्वांटिटी माना मात्रा, फसलों में जो पहले फसल उगाते थे तो बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ भी चीज़ उसकी हमको प्राप्त होती थी, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, मात्रा भी बढ़ गई है, और क्वालिटी माना उसकी किस्म है ना, वो भी अच्छी हो गई है। हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन आया है। बट फार्मर्स डू नॉट हैव गुड फैसिलिटीज़ टू स्टोर देयर क्रॉप्स। लेकिन फार्मर्स के पास इतना ज़्यादा, जब अनाज उनको या जो भी फसल उगाई है वो इतना मिलता है, तो उनको अपनी फसलों का जो प्राप्त उत्पादन है उसको स्टोर करने की सुविधाएं उनके पास नहीं है। नेक्स्ट है आर्ट, कला, अलाउड, परमिशन देना, ऑर्गेनाइज्ड माना बहुत व्यवस्थित तरीके से, एक्सपर्ट्स का मतलब बहुत अच्छे जानकार। आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्राइंग कॉम्पिटिशन। हमारे स्कूल ने एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन की व्यवस्था की है, मतलब उसको आयोजित किया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजित हो गया। ऑल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट। सभी स्टूडेंट्स को परमिशन है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड शो देयर आर्ट, और वो अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। द कॉम्पिटिशन विल बी जज्ड बाय एक्सपर्ट्स, और जो कंपटीशन होगी उसमें जो जज बनाए जाएंगे, उस कंपटीशन को जज किया जाएगा किसके द्वारा? एक्सपर्ट्स के द्वारा। एक्सपर्ट्स माना जिनको ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग की, कंपटीशन की नहीं, ड्राइंग की जिनको ज़्यादा जानकारी होगी उन्हीं के द्वारा ही इस कंपटीशन का जजमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा शॉर्ट नोट्स। यूजिंग गिवन क्वेश्चंस और पॉइंट्स। क्वेश्चंस का आंसर दे दे के भी आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, और पॉइंट्स भी एक तरह से आप यूज़ करके उसका आप उसके आधार पे सेंटेंसेस बना के शॉर्ट नोट बना सकते हो। जैसे फर्स्ट है पायरोटेक्निक्स। तो पायरोटेक्निक्स क्या है ये आपने लेसन में पढ़ा। पायरोटेक्निक इज़ द साइंस ऑफ फायरवर्क्स। फिर इसकी ये कहाँ से इसका उद्भव हुआ इन शब्दों का। ग्रीक वर्ड है पायर, टेक्निक, दोनों को अलग अलग बताएंगे। व्हाट इज द रूट वर्ड एंड इट्स मीनिंग। देखो आगे का क्वेश्चन दे ही रखा है। रूट वर्ड, रूट माना ये इसकी जड़ कहाँ से, जैसे पेड़ निकलता है, उगता है, बड़ा हुआ, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है? ज़मीन में। तो ऐसे ही इस शब्द जो फायरवर्क्स की रूट, पायरोटेक्निक वर्ड की रूट कहाँ से, मतलब जड़ कहाँ से निकली, तो मतलब ये कहाँ का उद्भव है और उसका अर्थ। वॉट डज पायरोटेक्निक्स इंक्लूड। पायरोटेक्निक में क्या क्या शामिल होता है? अभी अभी हमने किया था कि एक माचिस की तीली से लेकर स्पेस शटल तक के जो बूस्टर्स होते हैं वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। वाई इज़ द हाउस होल्ड मैच स्पेशल डिवाइस, ये भी क्वेश्चन हमने किया था। हु आर द पायोनियर्स, ये भी किया था कि चाइनीज़ आर द पायोनियर्स। फिर है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक्स। इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है कि पायरोटेक्निक्स का सबसे बड़ा खतरा ये होता है दैट द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक्स इज़ दैट इट इज़ रिलेटेड टू फायर, है ना, कि ये फायर माना आग से संबंधित है, यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। आग तो खतरनाक होती है,
तो यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। और नेक्स्ट जो है आपका शॉर्ट नोट, ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर माना गन पाउडर, वो गन पाउडर और ब्लैक पाउडर कैसे बनता है, फिर इसमें कौन सा बेसिक मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसकी खोज कहाँ हुई, शुक्रांति में क्या बताया गया, चाइनीज़ ने इसको कैसे डेवलप किया, कब किया, फिर दे रखा है 1242 में, फिर इंग्लिश मॉन्क कौन था जिसने इसका फार्मूला बनाया, फिर कोड लैंग्वेज में लिखा, फिर है इसका रेशो क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होती है, और रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर सेंचुरीज, माना कई शताब्दियों से ये अनचेंज्ड रहा है। अनचेंज्ड का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा इसको बनाया गया था उस समय आज तक वो वैसा ही चल रहा है। तो ये आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए गए कदम, है ना। तो फायरवर्क्स को कहाँ, ये हमारे लेसन के एंड में आया है पूरा, समझ लो ये 1-2 पैराग्राफ जो है वो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के ही थे कि इनको ध्यान से स्टोर करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, एंड लिट विथ केयर। इनको जब जलाएं तो सावधानी पूर्वक जलाना चाहिए। नेवर टू बी स्टोर और अनपैक नियर अ फ्लेम, गैस सिलेंडर और हीटर, मतलब आग वाली जगहों के पास इनको नहीं खोलना चाहिए। कभी लूज़ और लंबे कपड़े नहीं पहनने चाहिए फटाके जलाते समय, नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इनको घरों में नेवर लाइट इनसाइड अ हाउस, फटाकों को घर में कभी भी नहीं जलाना चाहिए। जलाते समय इनके ऊपर हमें कभी, हम क्या करते हैं जब ज़मीन पे रख के बाहर रोड पे और उसके ऊपर उससे उसको माचिस से, मोमबत्ती से, अगरबत्ती से जलाते हैं, तब हम उस फटाके के ऊपर क्या करते हैं, झुक जाते हैं। और कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जब हम झुके हुए उसको जला रहे होते हैं और हम अभी झुके हुए ही रहते हैं कि वो फटाका फट जाता है, तो उससे हमारा पूरा फेस डैमेज हो सकता है। इफ़ यू गेट अ बर्न गो टू डॉक्टर। अगर आप जल जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ। घर पे कोई ऑयल और ऑइंटमेंट लगाने की जगह आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये सारे क्या हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये आपके हो गए तीनों शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, फंक्शंस वाला, है ना, लैंग्वेज फंक्शन। अब इसमें देखो फिर से आ गया ना, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, एक्शन। तो फर्स्ट है अनप्लग द मिक्सर एंड रिंस द जार विथ वाटर। मिक्सर को पहले अनप्लग करो। अनप्लग का मतलब उसका प्लग उस लाइट के उस पॉइंट में से बाहर निकालो, उसके बाद उसको उसमें से जार निकाल के और उस जार को धो लो। तो ये क्या हुआ, पहले सब प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि पहले हमको मिक्सर के प्लग को उस पॉइंट में से निकालना होता है, उसके बाद ही हम आगे का कोई काम करेंगे। तो ये प्रोसेस हुआ। जैसे चाय बनाई तो सबसे पहले हम पैन उठाएंगे, उसके बाद उसमें दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर ये प्रोसेस है। प्रोसेस वाले आप बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपको 9th में भी एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आते होंगे अब। नेक्स्ट है रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। ये क्या है, डिस्क्राइबिंग एक्शन। अब ये जो अनप्लग द मिक्सर के बाद जो सेंटेंस दिया हुआ था वो ज़रूरी नहीं है सेम हो। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अनप्लग द मिक्सर एंड कीप इट ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस। कि मतलब प्लग, पहले उसका प्लग निकालो और फिर मिक्सर को उसकी प्रॉपर जगह पर रख दो। ये भी प्रोसेस ही होगी कि आपने 2 काम किए, पहले अनप्लग किया फिर उसको रखा। समझ में आ गया। तो ऐसे ही एक्शन वाला, रोहित जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें एक्शन बताना। एक्शन माना कोई काम करता हुआ हमें दिखाना है, तो इसीलिए काम करना। अब रोहित इज एक्सप्लेनिंग द होमवर्क ऑफ हर यंगर सिस्टर। ये भी एक्शन है कि रोहित जो है अपनी छोटी बहन को उसका होमवर्क समझा रहा है ना। ये भी एक्शन है, समझाना भी एक्शन है, प्ले करना भी एक्शन है। कोई भी एक्शन से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड है टेक अ लेमन, कट इट एंड स्क्वीज इट, मिक्स वाटर एंड सॉल्ट। ये क्या है, योर लेमोनेड इज रेडी, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। ये भी प्रोसेस है कि आपने नींबू उठाओ, उसको काटो, उसको निचोड़ो, उसमें पानी डालो, उसके बाद उसमें शक्कर डालो, नमक डालो, तो आपकी शिकंजी तैयार है। तो ये भी प्रोसेस ही हुई ना कि इतने सारे काम आपने किए। 4th है पोर सम मिल्क, ऐड शुगर, टी लीव्स, लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम। फिर से ये क्या है,
डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। तो इसमें 3 सेंटेंस तो आपके प्रोसेस वाले ही हैं और एक जो है वो एक्शन का है। ये प्रोसेस क्या की थी, चाय बनाने की। ऐड शुगर, पोर सम मिल्क, शुगर, टी लीव्स और फिर उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रेस्पॉन्स। अब इसमें ये तो आपके लिए बहुत और भी इजी होता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो आपका रेस्पॉन्स होगा। मतलब रोहन और मदर आपस में बात कर रहे हैं। मदर बोल रही है कैन यू हेल्प मी टू मेक टी। रोहन कह रहा है कि मदर कैन यू हेल्प मी, कि मम्मी क्या आप मेरी चाय बनाने में हेल्प कर सकते हो। तो मदर क्या करेगी, उसको प्रोसेस बताएगी ना कि चाय कैसे बनानी है। तो प्रोसेस दर्शाने वाला कौन सा सेंटेंस है ना। इन 4 में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो प्रोसेस दर्शा रहा है, प्रक्रिया बता रहा है, पूरी प्रक्रिया क्या है कि चाय बनाने की। तो वही अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, है ना, टी बनाने का वो प्रोसेस ही समझाया था। तो वो भी यहीं पे आपको दिख रहा है इतना बड़ा सेंटेंस, टेक अ कप ऑफ मिल्क, ऐड शुगर, टी लीव्स एंड लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम। तो यही आएगा, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है पूजा और मिहिर बात कर रहे हैं। पूजा पूछ रही है व्हेन विल यू सेलिब्रेट द विक्ट्री। तुम अपनी विजय को कब सेलिब्रेट करोगे, मतलब तुमको जीत हासिल हुई है उसको तुम कब सेलिब्रेट करोगे। तो मिहिर क्या करेगा, टाइम बताएगा। अब कि मैं नेक्स्ट वीक मंडे को मैं ज़रूर फंक्शन रखूँगा क्योंकि मेरे को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है तो मैं पार्टी करूँगा, ये करूँगा, जो भी है। तो लेकिन उसको पार्टी में क्या करना है वो नहीं बताना, हमको क्या बताना है, टाइम, कि मैं कब करूँगा, क्योंकि पूजा उससे टाइम पूछ रही है कब। तो टाइम बताने वाला सेंटेंस इसमें कौन सा आया है, देखो आप। इसमें सी सेंटेंस जो है वी विल सेलिब्रेट इन द इवनिंग, हम शाम के समय इसको सेलिब्रेट करेंगे, है ना। अगर उसी दिन शाम को कर रहा है तो इवनिंग आ गया। यही अगर होता है कि अगले सप्ताह करूँगा, अभी इस वीक मेरे को टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, तो नेक्स्ट वीक भी आ सकता था, वो भी नेक्स्ट वीक भी टाइम है ना, नेक्स्ट मंथ भी टाइम है, इवनिंग भी टाइम है, और 12 बजे बोलता है तो भी टाइम है, शाम के 6 बजे बोलता है तो वो भी टाइम है। तो हमें टाइम वाला, स्पेसिफाइंग टाइम वाला सेंटेंस इसमें ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फंक्शंस। अब आपको फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पोर द मिल्क इन अ ग्लास एंड ऐड सम शुगर, फिर से वही सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं कि ग्लास में दूध डालो और उसमें शक्कर मिलाओ। ये क्या हुई, प्रोसेस। नेक्स्ट है कपिल ऑलवेज कम्स लेट, कपिल हमेशा लेट आता है। तो इसमें आना, लेट आना, ये क्या है, एक्शन। मैंने अभी अभी बताया था कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्शन। तो इसमें आना क्या हुआ, एक्शन। तो ये हो गया मैच किससे, डिस्क्राइबिंग एक्शन से। थर्ड है मैश द पोटैटोज एंड ऐड सॉल्ट एंड पेपर टू इट, पोटैटोज को मैश करो, उसमें नमक मिलाओ, मिर्ची मिलाओ, धनिया डालो, लाल मिर्च डालो, हरी मिर्च डालो, जो भी डालना है डाल के सैंडविच का मसाला बनाओ। तो ये क्या हो गई, प्रोसेस। समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वन द गोल्ड मेडल, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने गोल्ड मेडल जीता। तो जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दोगे, बधाई दोगे, तो सामने वाला आपको क्या देगा, थैंक यू, थैंक्स। तो वो क्या हो गई, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री। आपने उसको बधाई दी, उसने आपको थैंक्स बोला, ये एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। नेक्स्ट है ड्राफ्ट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ अमर पंड्या टू हिज नेबर मिस्टर बख्शी एट bakshi09@gmail.com। ये मिस्टर बख्शी की ईमेल एड्रेस है। कंप्लेनिंग अबाउट द लाउड वॉल्यूम ऑफ द टीवी सेट इन हिज हाउस, ये ईमेल हमको क्यों लिखनी है, रीज़न कि मिस्टर बख्शी के घर में टीवी का वॉल्यूम माना आवाज़, टीवी का आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है और आप उनसे शिकायत कर रहे हो कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम रखो। क्यों, अब उसके पीछे रीज़न है जो अमर पंड्या अपने पड़ोसी को, है ना, ईमेल लिख रहे हैं, समझ रहे हो। और आपको मिस्टर बख्शी की ईमेल एड्रेस भी दे रखी है, उसी पे ही आपको भेजना है। ये लिखने वाला कौन है, अमर पंड्या,
है ना। तो आंसर हमारा इस तरह से बनेगा। ईमेल कैसे लिखते हैं, टू माना किसको लिख रहे हो आप, bakshi09@gmail.com। ये एड्रेस जो दे रखी है वो सेम की सेम एड्रेस हम डाल देंगे। फिर इसमें विषय लिखते हैं कि किस विषय पर आप ईमेल लिख रहे हो, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट। लाउड वॉल्यूम ऑफ योर टीवी सेट, आपके टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत लाउड है, लाउड माना जोर से है, तो वो उस विषय पर आप लिखना चाह रहे हो, इसीलिए आपने सब्जेक्ट ये लिखा। उसके बाद आप, जैसे हम पहले लेटर लिखा करते थे, लेकिन अब लेटर लिखने का ज़माना गया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पड़ोसी को मुंह से बोलेंगे भी नहीं, उसको मेल भेज देंगे, है ना। बोलने से भी क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, कोई तू मैं हो जाए, कुछ हो सकता है, तो हम उसको मेल कर रहे हैं, है ना। मेल मतलब डाक, है ना, डाक समझ रहे हो ना। तो ये ईमेल तुरंत पहुंच जाएगी उसके पास और वो पढ़कर उसको लगेगा कि हाँ इसने मेरे को ये मेल करी है, तो मुझे उस पर एक्शन लेना है। आई एम राइटिंग दिस टू रिक्वेस्ट यू टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ योर टीवी सेट। मैं ये इसलिए आपको मेल लिख रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा लोअर माना पहले से कम, कंपैरिजन, है ना, लोअर करो, कम करो। एज यू नो आई विल बी अपियरिंग फॉर माई SSC एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ। जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि मैं अगले महीने SSC माना मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है, मैं उसमें अपियर होने वाला हूँ। आई अटेंड माई क्लासेज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में मेरी क्लासेस अटेंड करता हूँ। एंड रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स, और मैं उन सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन घर पर कब करता हूँ, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में मैं उनका रिवीजन घर पर करता हूँ। Nowadays I have been studying till late night, और इन दिनों मैं रात को देरी तक पढ़ता भी हूँ क्योंकि अगले ही महीने मेरे एग्ज़ाम है। बट द लाउड वॉल्यूम ऑफ योर टीवी डिस्टर्ब्स मी, लेकिन आपकी टीवी का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो मुझे डिस्टर्ब करता है, मतलब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता हूँ। आई कैन नॉट कॉन्सनट्रेट ऑन माई स्टडीज़, मतलब मैं अपना ध्यान उस पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाता, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम लोअर करो। आई एक्सपेक्ट यू विल कोऑपरेट विथ मी, है ना, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को सहकार देंगे, मतलब आप मेरी बात को समझेंगे और अपनी टीवी का वॉल्यूम स्लो करेंगे। रिगार्ड्स, थैंक यू। यहाँ पे देखो XYZ दिया है, क्यों दिया है? XYZ का मतलब होता है कि हमको अपना नाम नहीं लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे अमर पंड्या लिख रहा है ये ईमेल, तो आप अमर पंड्या लिख भी सकते हो। और अगर नाम हमको नहीं बताना है, जैसे आप किसी को लिख रहे हो तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिख के आओगे, उसकी जगह आप क्या लिख के आओगे? XYZ। XYZ का मतलब होता है कोई भी, ऐसा नहीं कि X मतलब ये, Y मतलब ये, Z मतलब ये, ऐसा नहीं। XYZ माना लिखने वाला कोई भी। तो जहाँ हमको नाम नहीं लिखना होता है वहाँ हम XYZ, लेकिन यहाँ इस ईमेल में हम अमर पंड्या लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आपको XYZ लिखा है। लास्ट क्वेश्चन आपका, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन हाउ योर स्कूल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट को गुजराती में भी आप पढ़ते होंगे, हिंदी में भी पढ़ते होंगे। अहवाल लेखन, अहवाल होता है ना, अहवाल मतलब कोई भी काम हुआ उसको आपने देखा, उसको सुना, उसको समझा और फिर उस पर आपने रिपोर्ट तैयार करी, समझ गए? तो आपके स्कूल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हिंदी में हम कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सब इससे विदित होंगे कि 5 जून जो हमारा है वो पर्यावरण दिवस कहलाता है। और वो दिन हमने अपने स्कूल में मनाया, और उस दिन पर हमने क्या क्या किया, पर्यावरण दिवस को मनाया तो उसमें कुछ तो हमने किया होगा, उसको आपने देखा और फिर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करी, वो आपको लिखनी है। तो जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जून 5 मतलब 5 जून इज़ द
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फिर प्लांट सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे उगाना, लगाना। फिर है ईच स्टूडेंट टू लुक आफ्टर वन सैपलिंग। हमारे स्कूल में उस दिन पर विद्यार्थियों द्वारा पौधे छोटे छोटे लगाए गए, है ना। और ईच स्टूडेंट टू लुक आफ्टर वन सैपलिंग माना हर स्टूडेंट को एक पौधे की जिम्मेदारी दी गई। लुक आफ्टर माना देखभाल करना, कि उस पौधे को हमको क्या करना होता है, जैसे छोटे बच्चों को पालना होता है, ऐसे ही पौधे को भी हमें पालना होता है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सब हम लिखेंगे। उसके बाद हम मैसेज लास्ट में, है ना। ये जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ये बहुत बड़ी निबंध की तरह नहीं होती, हमको 2-3-4 पेज नहीं लिखने होते हैं। सिर्फ हमने जो जो किया वो लिखेंगे। जैसे प्रिंसिपल ने स्कूल में क्या करेंगे, ये लगाया, फिर हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने भी लगवाए, फ़ोटो खिंचवाए, फिर प्रिंसिपल ने थोड़ी सी स्पीच दी और विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व समझाया और मैसेज दिया। फिर मैसेज में क्या था, सेव ट्रीज विल सेव अस। इसका मतलब आप पेड़ों को बचाओ तो हमको आगे चलकर ये पेड़ बड़े होकर हमको बचाएंगे माना प्रदूषण में कमी करेंगे, तो हमारी प्रदूषण में कमी आएगी तो इससे हमारी जान बचेगी। एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और उस दिन पर हमने एक एग्जीबिशन माना एक प्रदर्शनी भी लगाई थी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स माना पर्यावरण से संबंधित आजकल बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों को काटना, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस पर भी हमने एग्जीबिशन लगाई थी। तो ये सारा आपने उस पर क्या करा, रिपोर्ट तैयार करी। और इस तरह से ईमेल, रिपोर्ट, पैराग्राफ, स्टोरी और वो होता है ना पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये सारा आपका राइटिंग वर्क है। राइटिंग वर्क माना कंपोजिशन वर्क, इसको हमको बहुत अच्छे से समझ के सेंटेंसेस बना के और लिखने होते हैं। तो ये हम असाइनमेंट की नोटबुक में करते हैं, तो ये वर्कबुक में भी करना है और आपको असाइनमेंट नोटबुक में भी करना है। यहीं पे आपका लेसन ख़त्म होता है और आपको भी इस बात को ध्यान में रखना है, इससे जो हमें मैसेज मिला है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि हमें भी अपना कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को सेव करने में योगदान देना चाहिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।